हेलो, वेलकम टू नवकारी डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? तो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे दैट इज नथिंग बट हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चल रहा था। क्लियर? तो एक बार टाइटल में लगा दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इन्वेंट्रीज। क्लियर? हम बहुत इनिशियल स्टेज पर थे इन्वेंट्रीज के। मैंने आपको याद करवा दूं, मैंने इन्वेंट्रीज के कौन कौन से टॉपिक आपको करवा लिए। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था what is the meaning of an asset? तो कहना है asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. उसके बाद हमने ये देखा था कि what is the meaning of an inventory? The inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services and which is a part of production process. जिस मोमेंट पे मैंने बोला था which is held for sale, तो I am talking about the finished goods. जिस मोमेंट पे मैंने बोला था कि विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल। एंड जिस मोमेंट पे मैंने बोला था कि विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस। यहां तक क्लियर? उसके बाद हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी किया था। AS2 4 जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। एक, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कौन सा था? तो सेकंड आपका था दैट इज समथिंग बट अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द मिनरल रिसोर्सेज। थर्ड था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, को भी AS2 एप्लीकेबल नहीं था। एंड फोर्थ, अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वहां पे भी हम AS2 के हिसाब से कुछ अकाउंटिंग नहीं करते थे। उसके बाद मैंने आपको करवाया था बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। हम फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस को ऑलवेज वैल्यू करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट में कौन कौन सी चीज आती है। कॉस्ट में मेन 3 चीज आता है। एक आता है परचेस प्राइस, सेकंड आता है दैट इज समथिंग बट कन्वर्जन कॉस्ट, एंड थर्ड आता है एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस मोमेंट पे मैंने बोला परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस को मैं एक्सप्लेन करूं। परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला था, तो हम माइनस करते थे। पर वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देने का, पर अगर कैश डिस्काउंट है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको बोल दूं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कुछ नहीं था, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उसमें 2 चीज आता था, एक आता था लेबर एंड दूसरा आता था दैट इज समथिंग बट प्रोडक्शन ओवरहेड। फ्रेंड्स, आपके पास लेबर है ना, वो पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा, पर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास टोटल में ही होता है। एंड अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अगर आपके पास टोटल में ही होता है, तो कहने से उसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पर यूनिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से। क्लियर? उसका मुझे आज आपको सम करवाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा एक सम के साथ समझाया था। उसके बाद मैंने आपको समझाया था NRV। NRV में जस्ट हम 3 चीज लेते थे। एक लेते थे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। अगर वो कंप्लीशन कॉस्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो मैं आपको बोलता था ये जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल है वो सिर्फ एंड सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है? फिनिश गुड्स को। पर लिखा है कंप्लीशन कॉस्ट, एंड अगर कंप्लीशन कॉस्ट वर्ड लिखा भी है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रूल फिनिश गुड्स एंड WIP सबके लिए एप्लीकेबल था। क्लियर फ्रेंड्स? अब मुझे आपको वो फिक्स ओवरहेड वाला एक प्रॉपर एग्जांपल लिखवाना है, तो अब टाइटल लगा दो। मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल करवाया था, तो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर? आपको मेरे साथ लिखना है। लिखो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ABC लिमिटेड हैज अ प्लांट ABC लिमिटेड हैज अ प्लांट विद द नॉर्मल कैपेसिटी to produce 10 lakh units 10 lakh units of a product 10 lakh units of a product per annum and expected fixed overheads is rupees
is rupees 30 lakh. Therefore, on the basis of normal capacity, on the basis of normal capacity, fixed overhead per unit, fixed overhead per unit is rupees 3. Fixed overhead per unit is rupees 3. Clear? Determine fixed overhead, determine fixed overhead as per AS2 if फर्स्ट करके लिखना एक्चुअल प्रोडक्शन इज 7,50,000 यूनिट्स एंड सेकेंड करके लिखना एक्चुअल प्रोडक्शन इज 15 लाख यूनिट्स. पहले में 7,50,000 यूनिट्स था ना, यहां पे कितना है 15 लाख यूनिट्स. फ्रेंड्स याद करो, मेरे पास एक प्लांट है जहां पे मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है प्रोडक्शन के 10 लाख यूनिट्स की, एंड मैं करंट ईयर में टोटल फिक्स ओवरहेड में एक्सपेक्ट कर रहा था 30 लाख रुपीज का. 30 लाख रुपीज का अगर एक्सपेक्ट करूं एंड अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी अगर 10 लाख करूं तो कहने से मेरा पर यूनिट 3 रुपए का फिक्स ओवरहेड होगा. और प्रॉब्लम यह है कि मेरा एक्चुअल हुआ 7.5 लाख. जिसको रट्टा लगाना उनके लिए जिंदगी ईजी है. सिंपल रूल इतना ही था, फिक्स ओवरहेड आप ऑलवेज एब्जॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और अ नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर. व्हाट इज माय एक्चुअल कैपेसिटी? फर्स्ट क्वेश्चन में माय एक्चुअल कैपेसिटी इज 7,50,000. व्हाट इज द माय नॉर्मल कैपेसिटी? माय नॉर्मल कैपेसिटी इज 10 लाख. विच एवर इज हायर करूं तो कहने से 10 लाख से करना पड़े, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, सिंपल मैं 3 रुपीज पर यूनिट से करूंगा. अगर किसी का दिमाग ऐसा चल रहा है कि सर हम 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 करें, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹4 पर यूनिट. पर कहने से नॉर्मली आप हर एक साल 10 लाख यूनिट तो प्रोड्यूस करते ही थे. इस बार ड्यू टू सब एबनॉर्मल रीजन आपने 7.5 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस किया, और इसीलिए कहने से पर यूनिट आपका इन्वेंट ओवरहेड का खर्चा ज्यादा आ रहा है. तो सिंपल, अगर मैं 4 रुपए अगर मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करूं तो कहने से मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ेगा. अगर सेम गुड्स अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा है तो कहने से मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी ओवर वैल्यूड कर रहा हूं. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, इनकम साइड अगर मैं ओवर वैल्यूड करूं तो कहने से इट मे बी पॉसिबल मैं जितना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है उनसे कुछ ज्यादा दिखा रहा हूं. क्लियर? तो मैं 4 रुपए पर यूनिट से नहीं करूंगा, मैं 3 रुपए पर यूनिट से ही करूंगा. उसकी मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था. अब इसका प्रॉपर मैं आपको आंसर समझाऊं. तो अगर हम आंसर स्टार्ट करें, आंसर में मैं फर्स्ट लिख रहा हूं कि एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 7,50,000 यूनिट्स है तो इसका आंसर पूरा मैं आपको डिटेल में लिखवा रहा हूं, तो जब पढ़ो तो आपको पता चले. लिखो फिक्स्ड overhead is not going to change, is not going to change with the change in, is not going to change with the change in output and will remain constant at rupees 30 lakh. Therefore, overheads on actual basis, overheads
on actual basis is rupees 4 per unit एंड 4 कैसे है तो ब्रैकेट में लिख दो 30 लाख डिवाइडेड बाय मैंने 7,50,000 यूनिट्स करूं तो वो 4 आएगा. क्लियर? हेंस by valuing inventory at rupees 4 each for fixed overhead purpose it will be overvalued because abnormal था. It will be overvalued and the losses of rupees 7,50,000. ये 750 कैसे है पता है? मैं एक्चुअली 3 रुपए पर यूनिट करने वाला था ना. 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 3 रुपए तो 7.5 लाख यूनिट बनाए. 7.5 लाख इंटू 3 करोगे तो कहना से 22,50,000 आएगा. पर मैंने एक्चुअली खर्चा कितना किया था 30 लाख का तो बाकी का 7.5 लाख रुपए में रिकवर नहीं कर पाया. क्लियर? तो सिंपल. एंड द लॉसेस ऑफ रुपीज 7,50,000 विल ऑल्सो बी included in closing stock, leading to 7.5 लाख रुपए का लॉस मेरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, लीडिंग टू अ हायर ग्रॉस प्रॉफिट देन एक्चुअली अर्नड. जो कमाया नहीं है वो 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिखाएगा. क्लियर? देयरफॉर it is advisable to include fixed overheads per unit on normal capacity to actual production ब्रैकेट में लिख देना 7,50,000 यूनिट्स into rupees 3, that is rupees 22,50,000 and balance rupees 7,50,000 shall be charged to profit and loss अकाउंट. क्लियर? मेरा खर्चा तो 30 लाख का ही हुआ है ना, उसमें से 22.5 लाख रुपए 22,50,000 रुपीज मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करूंगा और बाकी के 7,50,000 जो ड्यू टू दिस नॉर्मल रीजन आया है उसको चार्ज कर दूंगा कहां पे? पीएनएल में. क्लियर? अच्छा, अब अगर हम सेकंड आंसर लिखे तो सेकंड आंसर कौन सा था? दैट इज नथिंग बट हमारा अगर एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 15 लाख यूनिट्स हुआ है, अगर आपको ये रूल ही पता नहीं है तो आप क्या करोगे? नॉर्मल के हिसाब से अलोकेट कर दोगे. एंड अगर नॉर्मल के हिसाब से अलोकेट करो तो क्या कहने से नॉर्मल के हिसाब से मेरा पर यूनिट फिक्स ओवरहेड आ रहा था 3 रुपए, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे के रखा था. रुपीज 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख यूनिट्स. 3 रुपए अगर मैं 15 लाख यूनिट्स के हिसाब से अलोकेट करूं तो 15 लाख इंटू 3 कहने से मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 45 लाख रुपीज का फिक्स ओवरहेड इंक्लूड हो जाएगा.
पर चेक करो एक्चुअली फिक्स ओवरहेड हुआ था कितना। तो कहने से आपका एक्चुअली फिक्स ओवरहेड अगर 30 लाख का हुआ था एंड अगर आप कहने से 45 लाख रुपीस ऐड करो तो कहने से आप 15 लाख रुपए का ऐसा खर्चा ऐड कर रहे हो जो एक्चुअली हुआ ही नहीं है। एंड यस, ये तो हमारा सिंपल रूल अकाउंट में जो एक्चुअली खर्चा किया है वो ही हम ऐड कर सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इन दिस सिचुएशन हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल रूल याद करो, माय नॉर्मल कैपेसिटी इज 10 लाख, my actual capacity is a 15 लाख, whichever is higher तो 15 लाख, मैं 15 लाख रुपीस के 15 लाख यूनिट्स के हिसाब से क्या कर दूंगा, एब्जॉर्ब कर दूंगा। क्लियर? तो अगर हम उसका आंसर पढ़े, फिक्स्ड ओवरहेड लिखो, फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज, is not going to change with the change in output, with the change in output, and will remain constant at rupees, constant at rupees 30 lakh. Therefore, overheads on actual basis, overheads on actual basis is rupees 2. 2 कैसे आया? तो क्या 13 लाख divided by 15 lakh. Clear? Hence by valuing inventory, at rupees 3 each for fixed overhead purpose, we will be adding the element of cost to inventory, which actually has not been incurred, मतलब जो खर्चा हुआ ही नहीं हम उसको ऐड कर रहे हैं, एट रुपीज 3 पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड comes to रुपीस 45 लाख। ये 45 लाख कैसे आया? तो क्या 15 लाख यूनिट जो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, एंड अगर मैं नॉर्मल 3 रुपए ले लूं तो, वेरेस actual fixed overhead expense is only rupees 30 लाख। हमारा खर्चा कितना हुआ था? जस्ट 30 लाख। Therefore, it is advisable to include, fixed overhead on actual basis, that is
₹2 पर यूनिट। क्लियर? ये जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसका डिटेल मैंने आपको एक सम करवा दिया। अब फ्रेंड्स आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं, दैट इज नथिंग बट AS2 बोल रहा है कॉस्ट में 6 चीज नहीं लेने का। ब्लैक इंक से लिख रहा हूं मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, एक्सक्लूजन में बोल रहा हूं, तो अगर मैं चेक करूं यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब व्हाट, कौन सी चीज हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लेंगे। क्लियर? AS2 बोल रहा है टोटल 6 चीज नहीं ले सकते। कौन सी 6 चीज? एक आप सेलिंग कॉस्ट नहीं ले सकते, एक आप एडमिन कॉस्ट नहीं ले सकते, एडमिन कॉस्ट के बाद आप स्टोरेज कॉस्ट नहीं ले सकते, स्टोरेज कॉस्ट के बाद आप इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं ले सकते, एंड एक एबनॉर्मल लॉस नहीं ले सकते, एंड फॉरेन एक्सचेंज का गेन के फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है वो भी आप कभी भी नहीं ले सकते। AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री के कॉस्ट में 6 चीज नहीं लेने का, सेलिंग, एडमिन, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट ही इन्वेंट्री को बनाने का खर्चा नहीं है, इन्वेंट्री को बेचने का खर्चा है, तो उसको कभी भी नहीं लेने का। एडमिन, अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी को कुछ प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है, तो एडमिन कॉस्ट की कभी भी नहीं लेंगे। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट वो इन्वेंट्री को बनाने का खर्चा नहीं है, इन्वेंट्री को स्टोर करने का खर्चा है। पर अगर मान लो कोई आपका रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट है एंड वो रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट है, तो उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ले सकते हो, बिकॉज विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लेने का, सब्जेक्ट टू AS16। AS16 हां बोले तो लेने का। अब AS16 मतलब व्हाट? AS16 का नाम था बोरोइंग कॉस्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वो बोरोइंग कॉस्ट क्या बोल रहा था? नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस आप कभी भी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं करते हो, बट अगर वो असेट आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है तो उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो। तो सिंपल प्रॉब्लम इज दैट आपका इन्वेंट्री कभी भी क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट? जिस असेट को बनने में 12 महीने या उनसे ज्यादा टाइम लगता है। तो हाँ, बहुत रेयर सिचुएशन में आपके लिए इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। एंड अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है तो इन्वेंट्री को बनाने के लिए आपने मार्केट में से जो भी बोरो किया है उसका इंटरेस्ट आप PNL में चार्ज नहीं करोगे, आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दोगे। सर एग्जांपल दो, मान लो हमारा एक लीकर का बिजनेस है, लीकर का बिजनेस है तो लीकर हमारे लिए ना वो क्या हुआ? इन्वेंट्री हुआ। और इसको बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो हाँ लगता है। और अगर उसको बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो हमारे लिए कौन सी असेट हुई? क्वालिफाइंग असेट हुई। तो हमने मार्केट में से जो भी बोरो किया था उसका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? वो लीकर की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, मतलब हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मान लो हमारा शिप बनाने का बिजनेस है, और अगर शिप बनाने का बिजनेस है तो हमारे लिए वो शिप फिक्स असेट नहीं हुआ, हमारे लिए वो शिप क्या हुआ? इन्वेंट्री हुआ। शिप बनाने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो क्या लगता है, तो हमारे लिए कौन सी असेट हुई? क्वालिफाइंग असेट हुई। एंड अगर क्वालिफाइंग असेट हुई तो सिंपल हम उसका इंटरेस्ट जो भी है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे। मान लो हमारे ये पेन बनाने का बिजनेस है, ये पेन बनाने का बिजनेस है, ये पेन बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो आंसर इज नो। एंड अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता तो ये असेट क्वालिफाइंग असेट नहीं है। एंड अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है, AS2 भी ना बोल रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं करने का, AS16 भी ना बोल रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं करने का। अगर आपको याद है तो उसके रिलेटेड एक सेंटेंस मैंने AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग करवाया था, तब मैंने बोला था, क्या करवाया था? नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस, but if that interest is eligible for capitalization as per AS2 read with AS16, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप सेगमेंट एक्सपेंस में कंसीडर कर सकते हो। सिंपल बोलूं, हम कभी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेगमेंट एक्सपेंस में कंसीडर नहीं करते थे, पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस एलिजिबल है फॉर कैपिटलाइजेशन मतलब उसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। रेड विथ AS2 विथ AS16 मतलब AS2 भी हाँ बोलना चाहिए, AS16 भी हाँ बोलना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप कंसीडर कर सकते हो। एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन के लॉस हम उसको डायरेक्टली PNL में ट्रांसफर करते थे, वो हमारी कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं होता था। तो सिंपल मैं फ्रेंड्स बोल दूं, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन, स्टोरेज, इंटरेस्ट ले सकते हो अगर AS16 हाँ बोले। एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन के लॉस नहीं लेने का। ये एबनॉर्मल लॉस भी आपको समझा दो,
आप छोटे थे ना फाउंडेशन में, आपको एक कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर पढ़ाया था, एंड वो कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर में आपको ऐसा कुछ सिखाया था कि मान लो ये 12 मैंगो हमने परचेस किया, कितने रुपीस में, तो उसका पेमेंट हमने किया 120 रुपीज। सबका नॉर्मल लॉस होता है 2 का, मतलब 2 मैंगो बिगड़ा हुआ होता है, पर मेरा करंट ईयर में एक्चुअल लॉस हुआ, मेरा 3 मैंगो बिगड़ा हुआ था। सिंपल बोलूं, मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस हुआ, एंड वो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, तो कि 1 हुआ। जब आप मैंगो की कॉस्ट फाइंड आउट करते थे तो 120 डिवाइडेड बाय, आपने 12 मैंगो परचेस किया था, माइनस क्या करते थे, 2 करते थे कि 3 करते थे, तो कहना ऐसा -2 ही करते थे। आप कभी भी एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेते थे, और अगर चेक करो तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, मतलब एबनॉर्मल लॉस नहीं लेने का। क्लियर? मेरे साथ एक बार बोल दो, सेलिंग, एडमिन, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन के लॉस नहीं लेने का। इंटरेस्ट ले सकते हो, अगर कौन हाँ बोले तो आपको AS 16 हाँ बोले तो। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करूं उसके बाद, तो मुझे आपको सिखाना है, वो सिखाना है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन सिखाना है। फ्रेंड, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का एक सिंपल मीनिंग बोल दो, एक सिमिलरिटी बोल दो। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो एक ही होता है। बाय प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो आपका बनाने का इंटेंशन नहीं था, पर ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस वो आपका बन गया। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का एक डिफरेंस बोलो, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा ना, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, पर जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा ना, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होगा। सर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम, उसका मतलब व्हाट? मेन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे तो रुपए ज्यादा मिलेगा, पर बाय प्रोडक्ट को बेचोगे ना तो उसको कोई रुपए मिलने वाला नहीं है, वो आपका स्क्रैप जैसा है, आपका कोई बनाने का इंटेंशन ही नहीं था, पर ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस ये चीज बन गया। क्लियर? उसका वैल्यूएशन कैसे होगा समझाओ। मेरा एक रूल क्लियर है, मुझे जो भी कॉस्ट चाहिए वो पर प्रोडक्ट पर यूनिट चाहिए। तो होगा क्या, यहां से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, यहां पे मैंने इनपुट डाला, कोई लेवल तक वो प्रोसेस होगा, यहां तक कहने से मान लो मैंने टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा कर लिया। यहां से 3 प्रोडक्ट मेरी बन रही है, एक बन रहा है मेन प्रोडक्ट ए, दूसरा बन रहा है मेन प्रोडक्ट बी। ये दोनों प्रोडक्ट तो बनाने का मेरा इंटेंशन था, पर एक और चीज बन गया, मुझे बनाना नहीं था, पर ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस बन गया, बाय प्रोडक्ट बन गया सी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां से मेरा प्रोडक्ट अलग हो जाता है। पर कहने से बॉस, ये जो लाख रुपए का खर्चा हुआ, ये लाख रुपए का खर्चा तो कहने से तीनों 3 के लिए हुआ, और इसीलिए लाख रुपए को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जॉइंट कॉस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जॉइंट कॉस्ट। AS2 बोल रहा है सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट में से। अब सोचो, आपका बाय प्रोडक्ट बनाने का कोई इंटेंशन था, तो आंसर इज नो। मेरा तो बाय प्रोडक्ट बनाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, इन वो तो आपका स्क्रैप जैसा है, तो वो स्क्रैप को बेच के जितने भी रुपए मिल रहे हैं वो रुपए ले लो। मान लो मेरे बाय प्रोडक्ट के 100 यूनिट बने थे, एंड 100 यूनिट को अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं। तो हुआ क्या, मेरा जॉइंट कॉस्ट टोटल मैंने खर्चा कर लिया, कितने रुपए का खर्चा कर लिया, लाख रुपए का खर्चा कर लिया। लाख रुपए में से NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितने रुपए मिले वो माइनस कर दो, तो मुझे कितने रुपए मिले, तो मुझे कहने से 200 रुपए मिले। तो आपका जो भी नेट जॉइंट कॉस्ट आया, वो नेट जॉइंट कॉस्ट कितना आएगा, तो कहने से वो मेरा नेट जॉइंट कॉस्ट जो आने वाला है वो 99,800 आया। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, ये जो 99,800 है ना, वो 2 चीज के लिए, एक प्रोडक्ट ए के लिए एंड एक प्रोडक्ट बी के लिए। अब मैं समझाऊं हुआ क्या। प्रोडक्ट ए के मान लो मैंने प्रोडक्ट ए के मैंने टोटल 1000 यूनिट बनाए, एंड प्रोडक्ट बी के मान लो मैंने टोटल 500 यूनिट बनाए। अगर आपको ऐसा लगे कि 99,800 को आप ऐसा करो 1000 एंड 500 2:1 में करो। अगर 2:1 में करो तो कहने से आपको लगना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंसीडर किया है, पर प्रोडक्ट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कंसीडर नहीं किया। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि ये जो चीज है ना, ये चीज मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं, तो मान लो ये चीज जो मैं बेच रहा हूं वो 100 रुपए में बेच रहा हूं। 1000 यूनिट अगर मैं 100 रुपए में बेचूं, क्लियर।
पर ये जो 500 यूनिट है ना, वो 500 यूनिट की सेलिंग प्राइस है मेरे लिए कितना है, 400। तो सिंपल, अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करूं तो इसका 100 था, इसका 400 था, तो कहने से अगर हम कंसीडर करें सेल्स वैल्यू, तो 1000 इंटू 100 मतलब कहने से इसका सेल्स वैल्यू जो हुआ लाख रुपए हुआ। 500 इंटू 400 कहने से उसका सेल्स वैल्यू 2 लाख रुपए हुआ। एंड अगर 2 लाख रुपए हुआ, सिंपल चेक करो, पहले मेरा रेशियो आता था 2:1, अब मेरा पूरा रेशियो ही चेंज हो गया, एंड रेशियो क्या हो गया, 1:2। सिंपल, मुझे आपको वो समझाना था। ये जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट है ना, वो आप ऑलवेज अलोकेट करेंगे कौन से रेशियो में, तो हम इसको अलोकेट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। क्लियर? मैं अगेन समझा दूं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, कोई एक लेवल के बाद वो हर एक प्रोडक्ट अलग हो जाएगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ज्वाइंट कॉस्ट निकाल दो, मतलब यहां से यहां तक का जो भी खर्चा हुआ लाख रुपए का, वो मेरे लिए ज्वाइंट कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट ऑफ एनआरवी माइनस कर दो, जो भी आपका नेट ज्वाइंट कॉस्ट आए, वो नेट ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन द मेन प्रोडक्ट आपको अलोकेट कर देना है। एंड कौन से रेशियो में अलोकेट करोगे, तो सेल्स रेशियो में अलोकेट कर देंगे। हमने 2 पॉइंट पढ़ा था, AS2 बोल रहा था कॉस्ट में 6 चीज नहीं लगे, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। इंटरेस्ट कॉस्ट ले सकते हो अगर आपको AS16 हाँ बोले, यानी AS16 का भाव बोलेगा अगर वो आपकी असेट क्वालिफाइंग असेट है। अब ये 2 चीज को मैं लिखवा दूं, एंड आज हम हमारे क्लास वर्क के सम स्टार्ट करें। अब फ्रेंड्स, आपको मैं दोनों चीज लिखवा दूं, तो टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? लिखो वहां पे फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेकंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज कॉस्ट, फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट कॉस्ट, उसके ब्रैकेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना सब्जेक्ट टू AS16। उसका मतलब अगर AS16 हाँ बोले तो इंटरेस्ट कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नथिंग बट एबनॉर्मल लॉस। सिक्स्थ पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज, गेन और लॉस। क्लियर? ये 6 चीज कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लोगे। नेक्स्ट अगर स्टार्ट करूं, दैट इज समथिंग बट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए टाइटल लगाओ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। क्लियर? जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में। लिखो उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन is allocated total cost of conversion is allocated between the main products, between the main products on
रेशनल एंड ऑन रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, ब्रैकेट में लिख दो एडवाइजेबल टू allocate on the basis of relative sales value of the product. क्लियर? सेकंड टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट बाय प्रोडक्ट. एंड वहां पे लिखो एनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू earned from selling by product should be deducted from cost of conversion. Net cost of conversion is distributed among the मेन प्रोडक्ट. क्लियर? मैंने आज जो भी दो टॉपिक नए करवाए वो दोनों की थ्योरी आपको लिखवा दिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करने का. चेक करो, हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था. क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था एंड क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था. क्लियर? तब हम स्टार्ट करें, दैट इज समथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 3. एन एंटरप्राइज हैज इन स्टॉक 10,000 bags of cement purchased at a cost of rupees 180 per bag. The terms of the trade are that cement is delivered at the buyer's door and the cost of delivery is rupees 10 per bag is paid by the seller. The selling price per cement bag is rupees 187 per bag. Find out the value of the closing stock. Clear? तो सिंपल है क्वेश्चन. मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करूं. टाइटल लगाओ क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 3. क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 3 याद करो. दो मेरे पास 10,000 सीमेंट का बैग पड़ा है. 10,000 सीमेंट बैग की मेरे लिए कॉस्ट कितना था? तो क्या 180 रुपीज था. 10,000 सीमेंट की बैग अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 187 रुपीज मिलने वाला है. तो बहुत लोगों ने मन में बोल दिया कि 180 और 187 विच एवर इज लोअर तो 180. आंसर इज नो. 187 में बेचने के लिए मेरा 10 का खर्चा होने वाला है. 187 में बेचने के लिए अगर मेरा 10 का खर्चा है तो सिंपल टोटल कितना होगा? तो क्या 177 मेरे लिए एनआरवी होगा. एंड अगर 177 एनआरवी है, 180 मेरी कॉस्ट थी, मेरी एनआरवी 177 है, विच एवर इज लोअर करो तो मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किससे करना पड़ेगा? 177 से. सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज इक्वल टू 10,000. क्लियर? कॉस्ट पर सीमेंट बैग इज इक्वल टू रुपीज 180. क्लियर? अच्छा, अगर मैं कैलकुलेट करूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो सबसे पहले आपको वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की फॉर्मूला आनी चाहिए. नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसकी फॉर्मूला क्या थी?
अगर मैं नेट सेलिंग प्राइस कंसीडर करूं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे होगा? तो इस सीमेंट बैग को जब हम बेचेंगे तो सीमेंट बैग का बेचने का सेलिंग प्राइस है हमारा 187, माइनस अगर मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन करूं तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कुछ होने वाला नहीं है, 0। एंड अगर मैं माइनस करूं दैट इज नथिंग बट सेलिंग कॉस्ट माइनस करूं तो सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा कितने रुपीस का? 10 रुपए का। 187 माइनस 10 अगर चेक करूं तो कहना से मेरे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 177। क्लियर? सबको पता है इन्वेंट्री आप ऑलवेज वैल्यू करोगे फिनिश गुड्स को, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे लिख दूं फिनिश गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, जो कितना था? 180, और एनआरवी, एंड वो एनआरवी कितना था? 177, विच एवर इज लोअर, तो कितने से वैल्यू करना पड़ेगा? 177 से। तो अगर हम चेक करें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड अगर मैं चेक करूं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो सिंपल देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितने किलोग्राम पड़ा था? तो कहने से मेरे पास 10,000 किलोग्राम पड़ा था। 10,000 किलोग्राम इंटू 177, यहां पे मैं लिख रहा हूं 10,000 किलोग्राम इंटू ₹177, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अगर आप कैलसी लो तो 10,000 इंटू 177, योर आंसर इज 17,70,000। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ₹17,70,000 वो मेरे लिए फाइनल आंसर है। क्लियर? बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में पढ़ रहा हूं, कैप प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 40,000 यूनिट्स। द प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड ₹3,20,000, whereas the total variable cost incurred is ₹6,90,000. The administrative cost and the selling cost were ₹2 lakh and ₹1,80,000 respectively. At the end of the year, there were 6,000 units in stock. Find out the value of inventory given that factory remained closed for 1 month for non-receipt of order, which is the normal practice. Would your answer be different if the factory remained closed for abnormal reason? तो सिंपल मैं आपको अगर पहला क्वेश्चन चेक करो कि अगर नॉन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर की वजह से अगर मेरी फैक्ट्री क्लोज रही है एंड मैंने करंट ईयर में मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितने की है, तो क्या 40,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दे दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया है। क्लियर? तो सिंपल अगर हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन 3 था, अब हम स्टार्ट करें दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले आपको कॉस्ट कौन सा दिया था? तो सबसे पहली कॉस्ट आपको दिया था दैट इज नथिंग बट प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दिया है 3,20,000। प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। क्वेश्चन में मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी दिया है पर मुझे क्वेश्चन में आपको एक्चुअल कैपेसिटी दिया नहीं, तो सिंपल मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एंड वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने रुपीस है? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 3,20,000 रुपीस है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं दैट इज समथिंग बट आपको दिया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया है? तो अगर मैं चेक करूंगा वेरिएबल कॉस्ट यहां पे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है कितना दिया है? 6,90,000। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं ₹6,90,000। नेक्स्ट अगर चेक करो तो आपको क्वेश्चन में दिया है 690 के बाद आपको दिया है एडमिन कॉस्ट 2 लाख एंड सेलिंग कॉस्ट 1,80,000। आपको वो कंसेप्ट याद आना चाहिए। AS2 बोल रहा था कॉस्ट में कभी भी 6 चीज नहीं लेने का। कौन सी 6 चीज? दैट इज समथिंग बट सेलिंग, एडमिन, स्टोरेज, इंटरेस्ट एंड एबनॉर्मल लॉस, वो आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट कभी भी नहीं लूंगा। एंड फाइनली आपके पास ईयर एंड में इन्वेंट्री कितना पड़ा है? तो 6,000 यूनिट्स पड़ा है। तो सिंपल मेरा यहां पे अगर मैं चेक करूं टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री
कैलसी ले लो, 3,20,000 प्लस 6,90,000, 3,20,000 प्लस 6,90,000, आपका आंसर हो जाएगा कितने रुपीज का? 10,10,000 रुपीज का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एंड यहां पे मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू AS2 selling cost and admin cost, selling cost and admin cost is not included in cost of inventory, वो हम कभी भी कंसीडर करने वाले नहीं है। एंड सेकंड चीज स्पेसिफिकली मैं बोल दूं, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो किसके लिए था? तो अगर वो नॉर्मल रीजन के लिए। क्लियर? क्वेश्चन में दो चीज पूछा था कि अगर वो एबनॉर्मल रीजन की वजह से है तो उसका भी क्या होना चाहिए, वो भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर यहां पे मैं चेक करूं कॉस्ट पर यूनिट, एंड अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट करूं तो कहना इसे यहां पे मेरा 10,10,000 का खर्चा था, एंड 10,10,000 के एक्सपेंस में अगर मैं चेक करूं ऑन एन एवरेज में कितने यूनिट्स बनाता हूं, तो ऑन एन एवरेज कहने से 40,000 यूनिट्स बना रहा हूं। 10,10,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 40,000 यूनिट्स करो तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं 10,10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो सिंपल मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिल गया, कितने रुपीस का मिला? ₹25.25। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹25.25। एंड चेक करो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े थे, तो कहना से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में टोटल पड़े थे 6,000 यूनिट्स। ₹25.25 इंटू अगर आप चेक करोगे 6,000 यूनिट्स, एंड अगर 6,000 यूनिट्स का अगर मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करूं तो इंटू अगर मैं 6,000 करूं तो आपका आंसर होगा 1,51,500। मतलब फर्स्ट का आंसर मेरे पास रेडी है, कितना है? 1,51,500 रुपीज। क्लियर? अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं 151,500 के बाद सेकंड क्वेश्चन आपको ये भी पूछा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज फॉर एनी एबनॉर्मल रीजन? आपका जो एक महीने का जो है वो क्लोज रहा, वो किसकी वजह से रहा? तो क्या एबनॉर्मल रीजन। 110% मेरा आंसर चेंज होगा। तो अगर मैं यहां पर सेकंड चेक करूं, एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर मेरी फैक्ट्री अगर क्लोज हो रही है तो सिंपल मेरा आंसर में कोई चेंज होगा तो 110% चेंज होगा। कैसे समझाओ? आपका देखना है यहां पे। सबसे फर्स्ट अगर मैं चेक करूं तो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में कुछ चेंज होने वाला है, कितने यूनिट आपका चेंज होने वाला है? तो अगर मैं यहां पे चेक करूं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एंड अगर मैं यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स चेक करूं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपका कितना होगा? तो कहना है आपका 3,20,000 जो था वो 3,20,000 तो 12 महीने के लिए था, पर कहना है साहब करंट ईयर में काम कितने महीने कर रहे हो? 11 महीने। तो यहां पे चेक करो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 11 मंथ्स करो तो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड मिल जाएगा। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू कहने से मैंने क्या किया? 11 मंथ्स काम किया, तो सिंपल यहां पे आंसर कितना होगा? 2,93,000 333 आपका आंसर होगा। एंड अब मैं चेक करूंगा दैट इज नथिंग बट मेरे लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फ्रेंड्स आपको तो पहले ये चेक करना पड़े नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितना बनाओगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, आप 40,000 यूनिट बनाते थे पूरे साल में, पर कहने से आपका यहां पे अगर जस्ट 11 महीने ही चला है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पहले तो फाइंड आउट करना पड़े। 40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू अगर मैं करूं इंटू 11 तो सिंपल आपका आंसर होगा 36,667। क्लियर? 36,667। एंड अगर मैं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा? तो 6,90,000 जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 6,90,000 की वेरिएबल कॉस्ट 40,000 यूनिट्स के लिए था, इंटू अगर मैं करूं 36,667। तो अगर चेक करो 6,90,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू अगर मैं 36,667 करूं 36,667 तो सिंपल आपको मिल जाएगा 632,505 या 506 632,506। एंड अगर आप चेक करो प्लस 293,333 प्लस 293,333 तो आपका आंसर होगा 9,00,000
25,000 एंड 9,25,000 कितना होगा 839 डिवाइडेड बाय, अगर मैं चेक करूं मैंने कितने यूनिट्स बनाए, तो मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वो कितने बनाए, तो मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए वो 36,667 यूनिट्स बनाए, डिवाइडेड बाय अगर चेक करूं 36, तो आंसर आपका यहां पे आया कितना आया 25.25। क्लियर? आप ऐसा लोग करते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन। क्यों रॉन्ग सॉल्यूशन वो समझो, देखना यहां पे आपका जस्ट कौन कौन सी चीज चेंज होगा वो समझो। आपका प्रोडक्शन ओवरहेड चेंज होगा, अग्रेड, एंड वो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना उसको ही चेंज करना है। कितना होगा 3 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका कितना था 3,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड 12 महीने, एंड आपका जो है वो कहना है करंट ईयर में जस्ट 11 महीने ही काम किया। तो अगर मैं यहां पे कैलसियम में चेक कर, ऑलरेडी आपने ऊपर किया ही था, कितना था 293,333, 293,333। करंट ईयर में आपने 40,000 यूनिट बनाई दी है, पर 40,000 यूनिट जो बनाया ना वो आपने कैसे बनाए 11 महीने में बनाया, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपका पूरा लगेगा, एंड वो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना लगेगा 6,90,000। तो अगर मैं चेक करूं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट अगर चेक करो 293,333 प्लस 6,90,000, तो अगर चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 9,83,333 डिवाइडेड बाय, अगर आप चेक करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपने कहने से 11 महीने में पूरे 40,000 बनाई दिए, तो सिंपल आपका कॉस्ट पर यूनिट जो होगा वो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, तो 9,83,333 डिवाइडेड बाय 40,000 होगा, एंड अगर ये करोगे तो आपका आंसर होगा 24.58 रुपीज, 24.58 इंटू, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट चेक करूं, आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े थे, क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास कहने से 6,000 यूनिट पड़े थे, तो सिंपल मुझे आंसर मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, वो कितना हो जाएगा 24.58 इंटू आपका 6,000 करोगे तो आपका आंसर होगा 147,500 रुपीज। क्लियर? यहां पे आंसर कितना है 1,47,500। जो पहले में आंसर कितना आ रहा था, पहले में आंसर आता 1,51,500, यहां पे आंसर कितना आ रहा है 147,500। अगर ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन अगर आपकी फैक्ट्री क्लोज रहती है तो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम आवर मटेरियल। On 31st March 2017, a business firm finds that cost of partly finished units, that is nothing but work in progress, on that date is rupees 530. The unit can be finished in 2017-18 by an additional expenditure of rupees 310. The finished unit can be sold for rupees 750, subject to a payment of 4% brokerage on selling price. The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished units should be valued at 31st March 2017 for preparation of financial accounts. Assuming that partly finished unit cannot be sold in a semi-finished form and its NRV 0 without processing further. मतलब सिंपल, मैं जो यहाँ पे WIP का वैल्यूएशन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपल अगर NRV की फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे आपको यह दिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर चेक करो तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपके लिए कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है कितने रुपए का, 530 रुपीज का। मार्केट में हम कभी भी इसको बेच नहीं सकते। मार्केट में जो बेचना है वो किसको बेचना है, तो कि आपके फिनिश गुड्स को बेचना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कैलकुलेशन। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ WIP लूंगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैं कंसीडर करूंगा फिनिश गुड्स। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मैं इसको बेच सकता हूं, कितने रुपए में बेच सकता हूं, तो मैं उसको बेच सकता हूं कितने रुपए में, 750 रुपीज में। 750 में बेचने के लिए मेरा 310 का खर्चा है, तो वो यहां पे लिख दो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स मेरे लिए कितना होगा 750 रुपीज। क्लियर? वो 310 का जो खर्चा है ना उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं करने का, उसको एनआरवी में से माइनस करने का, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एंड वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितने रुपीस का था,
तो कहने से वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन था 310 का। एंड सेकंड चीज मेरा एक और खर्चा होने वाला है, कौन सा होने वाला है, सेलिंग एक्सपेंस। एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना होने वाला है, तो सेलिंग प्राइस दैट इज नथिंग बट 750 का। एंड 750 का कितने परसेंटेज होगा, तो 750 का आपका 4% होगा। अगर मैं कैलसी में चेक करूं 750 का 4%, 750 इंटू 0.04, तो आपका वो 30 रुपीज का वो खर्चा होगा, ₹30। तो आपको फाइनली इसका एनआरवी मिल जाएगा 750 माइनस 310 माइनस 30, 750 माइनस 310 माइनस 30, तो सिंपल इसका आंसर कितना आएगा 410। एंड अगर आंसर आया 410, हमारा फिनिश गुड्स के लिए भी सेम रूल था, WI के लिए भी सेम रूल था। यहां पर लिख रहा हूं मैं एज पर AS2 वर्क इन प्रोग्रेस आर वैल्यूड एट कॉस्ट, एंड उसका कॉस्ट कितना था 530, और एनआरवी, एंड एनआरवी कितना था ₹410, विच एवर इज लोअर, एंड विच एवर इज लोअर मतलब कितना होगा 430। तो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ WIP कितना होगा 410। क्लियर, यहाँ 430 गलत लिखा है मैंने, विच एवर इज लोअर मतलब यहाँ पे कितना होगा 410। तो क्लोजिंग स्टॉक WIP आंसर कितना आएगा मेरा 410। सब लोग साथ में मेरे क्लियर। एक और क्वेश्चन हम चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। 6 हम अभी नहीं कर सकते, वो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है। 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट, 5000 metric ton of input were put in process resulting in a wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input is ₹1000. The entire quantity of the waste is on stock at the year end. State with reference to your accounting standard how value the inventory in this case. Again याद करवा दो, AS2 बोल रहा था कॉस्ट में हम कभी भी 6 चीज नहीं लिखते थे, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। यहां पे एबनॉर्मल लॉस जैसा कुछ आने वाला है। सबसे पहले मैं चेक करूं व्हाट इज माय टोटल इनपुट, तो कहना है माय टोटल इनपुट इज नथिंग बट 5000 मेट्रिक टन। उसके बाद ये चेक करूं कि व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस तो बाद में होगा। सबसे पहले हम चेक करें व्हाट इज योर नॉर्मल लॉस, तो कहना है मैं यहां पे चेक करूं नॉर्मल लॉस कितना होगा, तो नॉर्मल लॉस होगा 5000 मैट्रिक टन का 5%। एंड अगर 5000 मैट्रिक टन का 5% करूं तो कहना है मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा 250 मैट्रिक टन। उसके बाद मुझे ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज योर एक्चुअल लॉस इन द करंट ईयर, तो कहना है योर एक्चुअल लॉस इन द करंट ईयर इज द 300 मैट्रिक टन। इफ आई कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस, तो करंट ईयर में मेरा जो एबनॉर्मल लॉस है वो कितना होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा 300 मैट्रिक टन माइनस 250 मैट्रिक टन, तो मेरा यहां पे एबनॉर्मल लॉस होगा 50 मैट्रिक टन। क्लियर, आपको वो नोट भी लिखना पड़े। अकॉर्डिंग टू AS2 एबनॉर्मल लॉस is not included in कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हम कभी भी एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसीडर कर सकते नहीं है। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कॉस्ट पर मैट्रिक टन आपका कितना होगा, तो समझाओ 5000 मैट्रिक टन था, पर मैट्रिक टन कहने से आपने 1000 रुपए का किया था, मतलब 50 लाख रुपए का खर्चा किया। 50 लाख में से 5000 मैट्रिक टन आपका टोटल इनपुट था, उसमें से जस्ट आप नॉर्मल लॉस ही कंसीडर करोगे कितना 250 मैट्रिक टन। हम एबनॉर्मल लॉस यहां पे कंसीडर करने वाले नहीं है। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 1052.63 पर मैट्रिक टन। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे चेक करूं माय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड अगर मैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चेक करूं तो लास्ट में कहने से मेरे पास 4700 मैट्रिक टन पड़े थे। कैसे, 5000 में से 300 का हुआ था,
4,700 मेट्रिक टन इंटू 1052.63 अगर मल्टीप्लाई करो, कैलसी लो 4700 इंटू 1052.63, आपका आंसर होगा 49,47,361। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रुपीज 49,47,361। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल, अगर आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछ ले कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो भी आपको आना चाहिए। 300 मैट्रिक टन का मेरा लॉस था, उसमें से 250 नॉर्मल था, तो मेरे लिए एबनॉर्मल कितना था? 50 मैट्रिक टन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 50 मैट्रिक टन इंटू रुपीज 1052.63, एंड इन दैट सिचुएशन आपका आंसर कितना होगा? 52,631 का आपका आंसर होगा। क्लियर? आज का लेक्चर हम यहां तक ही रखते हैं, पर उसके पहले मैं आपको पूरे पर एक बार रिवाइज करवा दूं। AS2 नाम था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? तो असेट मींस एन रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services, and which is a part of production process. AS2 चार जगह पे एप्लीकेबल नहीं था। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला कि प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एप्लीकेबल नहीं था। फिनिश गुड्स एंड WIP का रूल क्या था? तो सिंपल उसका वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। कॉस्ट में 3 चीज लेने का, परचेस प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट एंड एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट मिलने वाला है तो माइनस करने का, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो माइनस नहीं करने का, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करने का, पर कैश डिस्काउंट है तो माइनस नहीं करने का। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब व्हाट? एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। याद करवा दो, उसमें बबाल एक ही था, फिक्स ओवरहेड का। उसको आप ऑलवेज एब्जॉर्ब करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। AS2 बोल रहा था कॉस्ट में, सॉरी उसके पहले NRV करवाया था। NRV मतलब व्हाट? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपको करवाया था AS2 बोल रहा था कॉस्ट में 6 चीज नहीं लेने का, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉस के गेन। इंटरेस्ट ले सकते हो अगर AS16 हाँ बोले तो। एंड बाद में मैंने करवाया था जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। उसमें क्या था? सबसे पहले आपको जॉइंट कॉस्ट निकालो, उसमें से बाय प्रोडक्ट का NRV माइनस करो, जो भी आपका नेट जॉइंट कॉस्ट बचता है वह बिटवीन द टू मेन प्रोडक्ट्स अलोकेट करो। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहां तक ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.